In the continuation of chapter semiconductors, let's see this question. This is 14.7 example. Why is silicon and gallium arsenide are preferred material for solar cell? यानी हम सोलर सेल के अंदर जो मटेरियल यूज़ करते हैं उसकी मेकिंग में वो सिलिकॉन या गैलियम आर्सेनाइड होता है एज ए सेमीकंडक्टर। कोई और मटेरियल क्यों नहीं यूज़ करते? तो यहाँ इन्होंने एक ग्राफ दिया हुआ है इंटेंसिटी, सोलर इंटेंसिटी का और एनर्जी का, एच न्यू का, और ये पीक कहाँ पर बनता है 1.5 पे। यानी अगर आप कोई इलेक्ट्रॉन इमिट कराना चाहते हो तो आपको एच न्यू जो है वो या तो ग्रेटर होनी चाहिए, किससे, ई जी से, एनर्जी गैप से बड़ी होनी चाहिए, लगभग उसके इक्वल होनी चाहिए, ग्रेटर देन और सिमिलर टू बोल सकते हैं। तो हम ऐसा एनर्जी गैप यूज़ करते हैं जो लेसर देन योर दिस 1.5 हो या अराउंड दिस 1.5 हो। सिलिकॉन के केस में जो एनर्जी गैप होता है वो होता है लगभग 1.1 इन द केस ऑफ फॉर सिलिकॉन। जबकि गैलियम आर्सेनाइड की बात करें तो उस केस में एनर्जी गैप हमारा हो जाता है सिमिलर टू 1.53 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और ये दोनों ही ईजीली हम यूज़ कर सकते हैं बिकॉज ऑफ देयर वैल्यू ऑफ एनर्जी गैप। एनर्जी गैप की वैल्यू की वजह से, एनर्जी गैप का मतलब क्या है कि अगर कोई एच न्यू अमाउंट ऑफ एनर्जी फॉल करेगी सोलर सेल पे तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट कब होगा, यानी कि तब होगा जब आपका एनर्जी गैप जो है वो कंपैरेटिवली कम हो एच न्यू अमाउंट ऑफ एनर्जी से। तो एच न्यू अमाउंट जो नॉर्मली सोलर रेडिएशंस होती हैं उनकी एच न्यू से हमने एनर्जी गैप को कंपेयर किया और वो 1.1 और 1.53 आता है फॉर मोस्ट ऑफ द इन दोनों केसेस में, यानी इन दोनों मटेरियल में। इसके अलावा हम कैडमियम सल्फेट जो है वो हम बोला जाता है कि वो क्यों नहीं यूज़ करते, ये भी कभी कभी क्वेश्चन आता है। तो अगर हम कैडमियम सल्फेट की बात करें तो उस केस में एनर्जी गैप हमारा हो जाता है लगभग 2.474 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास, जो कि इससे ज़्यादा है, यानी 1.5 से ज़्यादा है। जो एच न्यू हमारी होती है, एच न्यू जो एनर्जी होती है वो 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो इससे या तो इसके पास हो या इससे कम हो, तो दोनों हमारे कम होते हैं, इसलिए हम इनको प्रेफर करते हैं। और यहाँ पर केस में ज़्यादा हो जाती है तो इसलिए हम कैडमियम सल्फेट को हम यूज़ नहीं करते। इसी का एक और एग्जांपल इसी में पूछा जाता है कि अभी आप लेड सल्फेट को क्यों नहीं यूज़ करते? तो लेड सल्फेट को भी हम इसलिए नहीं यूज़ करते, ये भी एक सिंबल है और ये मटेरियल है, लेकिन इसका जो एनर्जी गैप होता है वो 0.4 होता है। तो वो क्वेश्चन कई बार ये भी पूछा जाता है कि अगर इसका एनर्जी गैप 0.4 है और वो 1.5 से कम है तो फिर हम इसे क्यों नहीं प्रेफर करते? इसे हम इसलिए नहीं प्रेफर करते क्योंकि अगर आप इसकी मेकिंग में सरफेस को लगा, मतलब पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर को कंबाइन कर देंगे तो क्या होगा, जितनी भी रेडिएशन सरफेस पे पड़ रही हैं, जो एच न्यू अमाउंट ऑफ एनर्जीज जो है सरफेस पे पड़ रही हैं वो सरफेस के मॉलिक्यूल्स के साथ एंगेज हो जाएगी, यानी वहीं पर एब्जॉर्ब हो जाएगी एच न्यू। और जहाँ हमारा नीचे की तरफ जाके अंदर की तरफ हम कहते हैं ना लेयर्स बनाते हैं, ऊपर एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है ताकि सरफेस पे लाइट अंदर हीट पास कर सके, लाइट रेडिएशंस अंदर तक पीएन जंक्शन तक पहुंच सके। लेकिन अगर वो सारी लाइट रेडिएशन सरफेस पर ही ऑब्जर्व हो गई तो जंक्शन तक तो कोई भी रेडिएशन पहुंची नहीं, और अगर जंक्शन तक नहीं पहुंची तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट नहीं होंगे, इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट नहीं होंगे यानी पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप नहीं होगा, तो फिर सोलर सेल एक्टिव नहीं हो पाएगा। तो इसलिए हम ऐसा भी मटेरियल नहीं यूज़ करते कि जिसकी एनर्जी इतनी लो हो कि वो ज़रा सी एच न्यू अमाउंट ऑफ एनर्जी फॉल करने पर ही यहीं से ही इलेक्ट्रॉन्स इमिट होना शुरू हो जाए और सरफेस में ही सारा रिएक्शन शुरू हो जाए, पीएन जंक्शन तक वो पहुँचे ही नहीं। सो वी डोंट प्रेफर लेड सल्फेट। हम लेड सल्फेट या कैडमियम सल्फेट को हम नहीं लेते हैं। गैलियम आर्सेनाइड या फिर सिलिकॉन को हम यूज़ करते हैं फॉर मेकिंग ऑफ सोलर सेल। सो कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। वाई डज डायमंड बिहेव लाइक एन इंसुलेटर? डायमंड को इंसुलेटर क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका एनर्जी गैप करीब करीब बल्कि ज़्यादा होता है, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी ज़्यादा होता है। तो यानी कोई भी इलेक्ट्रॉन जंप करके वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में पहुंच ही नहीं सकता, इसीलिए हम कहते हैं कि डायमंड क्या है, इंसुलेटर है। तो इन एब्सेंस होती है, कंप्लीट एब्सेंस होती है चार्ज कैरियर्स की, चार्ज कैरियर्स उसमें होते ही नहीं, तो इसलिए क्या रहेगा, इंसुलेटर रहेगा। नेम 2 फैक्टर्स ऑन विच द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ ए प्योर सेमीकंडक्टर एट अ गिवन टेम्परेचर डिपेंड। यानी 2 फैक्टर्स बताने हैं जिन पर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी प्योर सेमीकंडक्टर की डिपेंड करती है। तो पहला फैक्टर तो हो जाता है हमारे, हम कह सकते हैं कि विड्थ जो है, विड्थ ऑफ फॉरबिडन गैप, और दूसरा फैक्टर हो जाता है नंबर ऑफ इंट्रिंसिक कैरियर्स। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटीज़
किन किन बातों पर डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है कि फॉरबिडन एनर्जी गैप कितना है, यानी डिफरेंस कितना है, विड्थ कितनी है उसकी। ये फॉरबिडन एनर्जी गैप बोल दो या मैंने विड्थ भी बोल दिया, विड्थ ऑफ फॉरबिडन एनर्जी, और नंबर ऑफ इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर्स कितनी अवेलेबिलिटी है फ्री इलेक्ट्रॉन्स की, इस बात पर डिपेंड करेगी कंडक्टिविटी। नॉट ओनली दीज टू फैक्टर्स, हम टेम्परेचर और मोबिलिटी भी कह सकते हैं। मैं दोनों के रिलेशंस लिखती हूँ कि कहाँ हम आपस में कोरिलेट करते हैं, किन दो फैक्टर्स से निकाल सकते हैं। एक हम कंडक्टिविटी को डिफाइन करते हैं, E इज इक्वल टू एन ई म्यू ई प्लस एन एच म्यू एच, जिसमें म्यू ई म्यू एच क्या है, ये मोबिलिटी है। और दूसरा हम कंडक्टिविटी का रिलेशनशिप लेते हैं रॉ नॉट एंड एक्सपोनेंशियल ले लेते हैं हम यहाँ पे माइनस ई जी बाई 2kBT, टेम्परेचर, इसको हम रिलेशन लेते हैं। तो ये दोनों फैक्टर्स हैं, यानी हमारा सिर्फ हमने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात की, एनर्जी गैप की बात की, लेकिन हमने मोबिलिटी की बात नहीं की और टेम्परेचर की बात नहीं की। तो तीसरा इंपॉर्टेंट जो फैक्टर होता है वो टेम्परेचर होता है। तो आप इन तीनों में से कोई भी दो लिख सकते हैं, क्योंकि उसने दो मांगे थे तो दो दे सकते हो। मोबिलिटी का फैक्टर उतना ज़्यादा इसीलिए नहीं होता क्योंकि जब टेम्परेचर आप इंक्रीज़ करते हो तो मोबिलिटी रिड्यूस हो जाती है, और वेरिएशन किस में आता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काफ़ी बढ़ जाते हैं। तो जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा फ्री हो गए तो इम्पैक्ट उनका ज़्यादा दिखाई देगा, मोबिलिटी का कम, और उसका उतना इफेक्ट नहीं पड़ता। हालांकि वेरी वो भी करती है, तो मोबिलिटी भी वेरी करती है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी वेरी करते हैं, एनर्जी गैप भी डिफर कर सकता है डिफरेंट मटेरियल के अंदर, और टेम्परेचर वेरी करने से आपका एनर्जी गैप भी, उस पर भी मतलब ज़्यादा एक्साइटेशन हो जाएगा, तो फिर आप ज़्यादा मोबिलिटी की वजह से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा फ्री हो जाएंगे एंड दे कैन जम्प क्रॉस दी एनर्जी गैप लेस होता है। बट यहाँ क्योंकि इस क्वेश्चन में इन्होंने बोला था कि एट ए गिवन टेम्परेचर, तो इसलिए आप टेम्परेचर वाले, मैंने समझाने के लिए बता दिया कि ये सभी फैक्टर्स होते हैं। म्यू ई भी वेरी करता है जब आप टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हो, एनर्जी गैप पर डिपेंड करेगा कौन से मटेरियल की बात कर रहे हो, एन ई नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। तो अगर आप टेम्परेचर फिक्स रखते हो तो फिर आपके पास यही दो फैक्टर्स हैं, इन दो फैक्टर्स को आपको मेंशन करना होगा। अगर वो बाद में कहता है कि नहीं, अगर हम टेम्परेचर वेरी करा रहे हैं तो फिर आपका आंसर वेरी कर जाएगा। हम कह सकते हैं विद इंक्रीज इन टेम्परेचर या कंडक्टिविटी, सिग्मा जो है वो आपकी क्या करती है, वो डिक्रीज हो जाती है, रेसिस्टिविटी डिक्रीज हो जाती है, कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। तो सिग्मा विल इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर बट रॉ विल डिक्रीज। सो ये रिलेशनशिप आता है। इस तरीके का भी क्वेश्चन आ सकता है कि सेमीकंडक्टर्स पे टेम्परेचर का, ये हमने थर्ड चैप्टर में भी पढ़ा था, लेकिन अब प्रॉपर रिलेशनशिप्स हैं आपके पास और उनसे आप समझ सकते हैं कि किसकी बात हो रही है। बट यहाँ इस क्वेश्चन के अंदर ओनली 2 केसेस, क्योंकि टेम्परेचर को क्या कह रहा है, कांस्टेंट बोल रहा है, तो तीसरा फैक्टर आप नहीं काउंट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाई डज द कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर इंक्रीजेज विद द राइज इन टेम्परेचर। हालांकि पिछले क्वेश्चन में यही एक्सप्लेन किया था, जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो कंडक्टिविटी सिग्मा जो है वो इंक्रीज कर जाएगा। रीज़न क्या है कि जितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा उतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो जाएंगे, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो सबसे पहले वेरी करेगा। मोबिलिटी भी चेंज होगी, लेकिन मोबिलिटी से क्या हो रहा है, मोबिलिटी घट जाएगी। मोबिलिटी घटने से वही रिलेशनशिप हमने यूज़ करना है। इनफैक्ट हमने पिछले क्वेश्चन में मैंने यही रिलेशनशिप यही वाला रिलेशनशिप अभी मैं कि यही रिलेशनशिप हमने कहा था कि मोबिलिटी घटेगी बिकॉज कोलिजन्स बढ़ेंगे, लेकिन नंबर जो है ज़्यादा फ्री हो रहे हैं, और ये ज़्यादा नंबर फ्री होने की वजह से ये जंप करके कंडक्शन बैंड में पहुंच जाएंगे और कंडक्शन के लिए फ्री होंगे। इसलिए इनके लिए इनका रोल ज़्यादा होगा, एन का रोल ज़्यादा होगा। एन इंक्रीजेज देयरफॉर कंडक्टिविटी इंक्रीजेज, तो बल्कि मुझे लिखना चाहिए बिकॉज एन इंक्रीजेज, so we can say sigma increases, conductivity increases. The conductivity of an intrinsic semiconductor is very low. Why? सिंपल है कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो लिमिटेड होते हैं। अगर हम सिंपल एक पर्टिकुलर उसकी बात करें तो 10⁻16 ऑर्डर होता है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स का। तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो बहुत लिमिटेड होते हैं, और इसीलिए वो ज़्यादा उनकी कंडक्टिविटी को हम वेरी भी नहीं करा सकते। उसे वेरी कराने के लिए हम डोपिंग करते हैं ताकि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स और बढ़ जाएँ। यहाँ जो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, ये पर मीटर क्यूब की बात हो रही है, यानी कि एक छोटे हिस्से के अंदर, एक मीटर क्यूब पोर्शन के अंदर 10⁻6 का वेरिएशन मिलेगा, मतलब नंबर मिलेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन्स के, ज़्यादा नहीं होंगे। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन और होल्स कह सकते हैं हम कंबाइन करके। तो कंडक्टिविटी ज़्यादा नहीं वेरिएशन दे सकते हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई जर्मेनियम प्रेफर्ड ओवर द सिलिकॉन फॉर मेकिंग सेमीकंडक्टर डिवाइस। तो सिंपल है, एनर्जी गैप रिस्पॉन्सिबल होता है, एनर्जी गैप जर्मेनियम का होता है 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जबकि सिलिकॉन का हो जाता है एनर्जी गैप 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो जर्मेनियम के केस में काफ़ी इजी होता है इलेक्ट्रॉन्स को जंप करके, वैलेंस बैंड से जंप करके कंडक्शन बैंड में पहुंचना, यानी कि इजी उनको
एस्केप आउट कराना फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल या आउटर मोस्ट ऑर्बिट से निकाल कर बाहर उन्हें इंटरवेनिंग स्पेस में भेजना बहुत ईजी होता है, इसीलिए कंपैरेटिव टू सिलिकॉन ईजी होता है, तो इसलिए हम जर्मेनियम को प्रेफर करते हैं। हाउ डज द एनर्जी गैप इन द इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर वेरी व्हेन डोप्ड विद अ पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी। डोपिंग किसी से भी हो, पेंटावेलेंट से हो या ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी हो, दोनों ही केसेस में एक डोनर एनर्जी लेवल बन जाता है। जैसे पेंटावेलेंट अगर आपने ऐड किया तो एक डोनर एनर्जी लेवल बनेगा, और अगर आप एक ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करते हो तो उसमें एक एक्सेप्टर एनर्जी लेवल बनेगा। तो अगर एनर्जी गैप की टर्म्स में समझें तो पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी ऐड की है तो पेंटावेलेंट में जो यहाँ पर है एक डोनर एनर्जी लेवल बनता है, और अगर ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करते हैं तो यहाँ पर एक एक्सेप्टर एनर्जी लेवल बन जाता है। ये होता है ट्राइवेलेंट में। नीचे वैलेंस बैंड है, ऊपर कंडक्शन बैंड है, ये कंडक्शन बैंड है और ये वैलेंस बैंड है। तो दोनों ही केसेस में इम्प्योरिटी किसी भी तरह की ऐड हो, यानी कि आप डोपिंग अगर कर रहे हैं तो फिर एनर्जी गैप जो होगा वो कम हो जाएगा, ये एनर्जी गैप रिड्यूस हो जाएगा बिकॉज ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ डोनर एनर्जी लेवल या फिर एक्सेप्टर एनर्जी लेवल। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज कैन वी मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ PN जंक्शन बाय कनेक्टिंग अ सेंसिटिव वोल्टमीटर अक्रॉस इट्स टर्मिनल। तो आंसर है नो, इसीलिए नहीं कर सकते क्योंकि जब आप कोई आपने एक्सटर्नल सोर्स नहीं लगाया हुआ, कोई भी एक्सटर्नल सोर्स कनेक्टेड नहीं है, इन्होंने कहा कि सेंसिटिव पोटेंशियल वोल्टमीटर लगा दें सिर्फ टर्मिनल के PN जंक्शन के क्रॉस। तो अगर आप PN जंक्शन की बात करते हो तो वहाँ पर कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। हमें पता है कि PN जंक्शन बनता ही कब है, जब इलेक्ट्रॉन क्रॉस करते हैं जंक्शन को और दूसरे रीजन में जाने के बाद वो होल्स में कैप्चर हो जाते हैं, यानी कि उसके बाद वो क्या बन गए, इमोबाइल आयन बन गए। तो जब कोई मूवमेंट ही नहीं होगा तो रेसिस्टेंस उस केस में कितना होगा, इनफाइनाइट रेसिस्टेंस, जब कोई आपने एक्सटर्नल सोर्स कनेक्ट नहीं किया है। यानी हमें फॉरवर्ड बाइसिंग करनी पड़ती है सो एज टू ऑब्जर्व एनी काइंड ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, और वो V मतलब ठीक है VD अगर आपने फॉरवर्ड बाइसिंग करी तो V जो होगा अप्लाइड माइनस VD यानी डायोड पोटेंशियल। लेकिन डायोड पोटेंशियल वो क्रिएट इसी वजह से हुआ है बिकॉज आपने अप्लाइड पोटेंशियल डाली है। वैसे अगर हम एक जंक्शन की बात करें तो हम कहते हैं कि यहाँ पर एक पॉजिटिव पोटेंशियल क्रिएट हो जाता है, यहाँ नेगेटिव, लेकिन यहाँ कोई मूवमेंट ऑफ चार्जेस तो नहीं है, तो ये हम कोई ऑब्जर्वेशन करके इसको नहीं फाइंड आउट कर सकते। हम यहाँ मानते हैं कि एक फिक्टिशियस बैटरी है, फिक्टिशियस होता है सिर्फ वो पॉइंट, बट वहाँ कोई मूवमेंट ऑफ चार्जेस नहीं है, कोई इमोबाइल आयन है और रेसिस्टेंस आपको इनफाइनाइट मिल रहा है। तो पोटेंशियल डिफरेंस तो तभी आएगा V इक्वल टू IR, वो तभी आएगा जब रेसिस्टेंस अगर इन्फिनिटी हो गया है तो पोटेंशियल भी आपके पास, यानी कि रेसिस्टेंस इनफाइनाइट हो गया, करंट हो गई आपकी ज़ीरो। तो जब करंट ही नहीं तो पोटेंशियल डिफरेंस भी हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते। तो V मैं क्या कह सकती हूँ, I क्या हो गया ज़ीरो और R क्या हो गया, इनफाइनाइट हो गया अक्रॉस PN जंक्शन। तो VD क्या हो गया, VD विल बी ज़ीरो, कोई भी नहीं है यहाँ, कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, दिस विल गिव यू ज़ीरो। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दी जंक्शन आपको नहीं ऑब्जर्व करने को मिलेगा। वाई डज विड्थ ऑफ द डिप्लीशन रीजन ऑफ द PN जंक्शन इंक्रीजेज इन द रिवर्स बायस। रिवर्स बायस में हमें मालूम है कि अगर हम P टाइप और N टाइप सेमीकंडक्टर को कंबाइन करते हैं और आप इसके साथ P के साथ क्या करेंगे, आपके पास नेगेटिव कनेक्ट कर देंगे और पॉजिटिव आपने N साइड के साथ कनेक्ट कर दिया, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस था या फील्ड की डायरेक्शन वो सेम हो गई, तो क्या होगी, नेट फील्ड ऐड हो जाएंगे। सो अगर पोटेंशियल टर्म में बात करें तो V प्लस VD हो जाएगा इस वक्त आपके पास। पोटेंशियल जो है पॉजिटिव यहाँ पे है, या अगर हम वैसे बात करें इलेक्ट्रॉन मूवमेंट की टर्म्स में बात करें तो कह सकते हैं कि N के अंदर जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे N टाइप के अंदर, उनको अट्रैक्ट कर लिया बैटरी ने अपनी तरफ, तो कोई भी मेजॉरिटी चार्ज कैरियर जंक्शन क्रॉस करेगा ही नहीं, कोई भी मेजॉरिटी चार्ज कैरियर ने जंक्शन क्रॉस नहीं किया, और क्या हुआ, वो अवे चला गया, रादर वो उसको क्रॉस करने की जगह वो P टाइप तो यहाँ से अट्रैक्ट होगा इस तरफ, या ये कह सकते हैं कि यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स जा रहे थे वो यहीं पर कैप्चर हो जाएंगे, होल्स के अंदर कैप्चर हो जाएंगे, तो होल्स को नौबत नहीं आई कि वो क्रॉस करें जंक्शन को, और इलेक्ट्रॉन्स वहाँ से अट्रैक्ट होकर कहाँ आ गए, बैटरी के टर्मिनल की तरफ चले गए, तो उनको भी ज़रूरत नहीं पड़ी कि यहाँ पर वो इस जंक्शन को क्रॉस करें। तो इन वन वे नेगेटिव टर्मिनल और पॉजिटिव टर्मिनल क्या हो रहे हैं, रादर इधर अट्रैक्ट हो रहे हैं, और कोई भी मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्रॉस नहीं करा, तो हम कह सकते हैं रेजिस्टेंस इंक्रीज़ हो गया। पोटेंशियल की टर्म्स में हम कह सकते हैं जैसे N रीजन की तरफ पॉजिटिव चार्ज आ जाते हैं और P की तरफ नेगेटिव आते हैं, तो लो टू हाई पोटेंशियल जंक्शन के क्रॉस, और जो बाहर आपने अप्लाई की ये P पॉजिटिव लोअर पे कनेक्ट हो रहा है और N नेगेटिव पे, तो इसका भी डायरेक्शन वही, तो एक्सटर्नल पोटेंशियल की भी डायरेक्शन वही और डायोड की पोटेंशियल की डायरेक्शन सेम, तो क्या होंगी, ऐड हो जाएंगे। जबकि रिवर्स बायस में
सॉरी फॉरवर्ड बायस में अपोजिट होता है। तो ये जो दिखाया है ये रिवर्स बायस का केस है। Now in this question different diagrams are given and they are asking you to find which one is a forward bias case and which one the diode is in reverse bias mode. So हमें ये देखना पड़ता है अगर forward bias है तो P को हायर पोटेंशियल पे होना चाहिए और N जंक्शन को लो पे। तो यहाँ पहले पॉइंट में तो क्लियर हो गया, दिस इज़ अ फॉरवर्ड बायस केस। ये पोटेंशियल ग्राउंडिंग है यानी कि 0 वोल्ट है, ये 0 वोल्ट है, तो ये हमें क्लियर पता चलता है। ये 2 है, ये ग्राउंडिंग है, लेकिन 2 को हमने N से कनेक्ट किया हुआ है और जबकि P जो है वो लोअर पोटेंशियल, तो दिस इज़ रिवर्स बायसिंग। यहाँ पर माइनस पोटेंशियल है और ये ग्राउंडिंग है, तो पॉजिटिव साइड यानी 0 इज़ मोर देन दी -10 वोल्ट। तो यहाँ पे देखेंगे P को हमने नेगेटिव यानी लोअर पोटेंशियल पे कनेक्ट किया है, तो अगेन रिवर्स बायसिंग। और अब इसे कंपेयर करते हैं तो -12 इज़ मच लेस देन दी -5 वोल्ट, तो यहाँ P जो है हायर पोटेंशियल पे है, तो दिस विल गिव यू फॉरवर्ड बायसिंग। तो सिर्फ ये चेक करना होता है कि फॉरवर्ड बायसिंग में कौन सा है। देखो -5 ये दोनों नेगेटिव थे, लेकिन कंपेयर करें नंबर लाइन पे आप कंपेयर करते हो तो -5 जो है बड़ा कहा जाता है नेगेटिव वैल्यू एंड -12 जो है वो छोटी कही जाती है, या पोटेंशियल डिफरेंस भी निकाल सकते हो, बट मैंने सिर्फ देखकर ही पता चलता है विच वन इज़ फॉरवर्ड बायस एंड रिवर्स बायस। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको एक इनपुट वोल्टेज दिया है -5 से 5 वोल्ट तक वेरी कर रहा है और डायोड और रेसिस्टर कनेक्ट किए हुए हैं। तो पहले केस में डायोड पहले है, रेसिस्टर बाद में है, दूसरे केस में रेसिस्टेंस पहले डायोड बाद में। वो पूछ रहे हैं व्हाट इज़ द आउटपुट अक्रॉस द रेसिस्टर एंड व्हाट इज़ द आउटपुट अक्रॉस द डायोड। डायोड के अक्रॉस आउटपुट क्या होगा और रेसिस्टर के अक्रॉस क्या होगा। तो अगर हम आउटपुट का मतलब होता है कि यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, तो हम यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे। ये आपका आउटपुट है, दिस इज योर आउटपुट। तो हम पहली बात करते हैं, अगर आपने पॉजिटिव वोल्ट रखा तो इसका मतलब डायोड क्या है, फॉरवर्ड बायस मोड में है। तो फर्स्ट केस की बात करें, फॉरवर्ड बायस मोड में अगर डायोड है तो इसका मतलब करंट जो है आगे रेसिस्टेंस तक पहुँचेगा, रेसिस्टेंस तक पहुँचेगा तो इसके क्रॉस आपको कोई ना कोई आउटपुट मिल जाएगी। तो हम कहते हैं पॉजिटिव 5 वोल्ट के लिए आपको आउटपुट मिली, 0 से स्टार्ट हुआ और 5 वोल्ट तक आउटपुट मिली। लेकिन जब आप नेगेटिव वोल्ट अप्लाई करोगे यानी यहाँ तक आपको मिल गई, तो जब आपके पास नेगेटिव पोटेंशियल यहाँ पर कनेक्ट हुआ या फिर नेगेटिव वोल्ट की बात करें, हाफ साइकिल हमें मिलेगा, नेगेटिव नहीं मिलेगा, तो ये डायोड काम नहीं कर रही उस केस में, यानी रिवर्स बायस मोड में चली गई है और फिर ये कोई भी करंट रेजिस्टेंस तक पहुँचने ही नहीं देगी। तो रेजिस्टेंस की तरफ आउटपुट क्या मिल रही है, 0। तो सिर्फ आपको यानी आप नेगेटिव साइड के लिए यहाँ से अगर पल्स स्टार्ट होता है तो नेगेटिव साइड के लिए हमें कोई इनपुट नहीं मिल रहा है, यहाँ से हमने स्टार्ट नहीं किया, हमें मिल रहा है सिर्फ पॉजिटिव वाली साइकिल के लिए। तो आपके पास आउटपुट सिर्फ इतना बचेगा। सेकेंड केस देख लेते हैं। सेकेंड केस में क्या होगा, अगर अब हम क्या करते हैं, पहले नेगेटिव वाले को अप्लाई करते हैं तो रेसिस्टेंस नेगेटिव वाले से जाएगा, लेकिन वो रेसिस्टेंस डायोड वहाँ पर रेसिस्टेंस ऑफर करेगी, यानी कि डायोड अपने थ्रू करंट को पास नहीं होने देगी। तो यहाँ इस एंड पे मैक्सिमम पोटेंशियल होगा, इस एंड पे मिनिमम, और आपको यहाँ आउटपुट मिल जाएगी, यानी नेगेटिव वाली आउटपुट आपको 5 वोल्ट वाली मिलेगी, आउटपुट मिलेगी अक्रॉस द डायोड। और फिर उसके बाद क्या हुआ, अब आपने जब पॉजिटिव यहाँ पर अप्लाई किया तो क्या है, रेसिस्टेंस जो है आइडल डायोड का कंडीशन हम कंसीडर कर रहे हैं। पहले वाले रेसिस्टेंस के अक्रॉस कुछ करंट यहाँ पे पास होगा, लेकिन डायोड अब की बार करंट को रोकने नहीं वाली है, यानी कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा, कोई रेसिस्टेंस वो दे ही नहीं रही, तो करंट जो है एक तरीके से शॉर्ट सर्किट हो गया, करंट निकल गया और कोई भी आउटपुट आपको यहाँ पे नहीं मिली। तो सेकेंड केस में आपको कोई आउटपुट नेगेटिव पे मिल रही है लेकिन उस पर नहीं मिल रही, पॉजिटिव पे नहीं मिल रही। आई एम रिपीटिंग वंस अगेन, आउटपुट कब मिलता है, जब पोटेंशियल डिफरेंस हो। तो अब जब इनफाइनाइट रेसिस्टेंस आपने दिया रिवर्स बायस में तो आपको आउटपुट मिला, क्योंकि डिफरेंस जितना ज़्यादा रेसिस्टेंस होगा उतना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस, तो पोटेंशियल डिफरेंस आपको मिल जाएगा, यानी आउटपुट आपको मिल जाएगी, वोल्ट्स में निकाल रहे हो। लेकिन जब यहाँ रेसिस्टेंस 0 हो जाएगा तो करंट तो सीधा निकल गया, तो यहाँ कोई भी पोटेंशियल वेरिएशन नहीं हुआ और फिर आपको कोई भी आउटपुट नहीं मिली। जबकि पहले केस में डायोड कंडक्ट करती है, यानी सारा का सारा प्रोवाइड कर देगी रेसिस्टेंस के क्रॉस और पोटेंशियल डिफरेंस आपको रेसिस्टेंस के क्रॉस मिलेगा। एंड देन जब आप दूसरे वाले केस में बात करते हैं, जब करंट हमने नेगेटिव प्रोवाइड किया तो करंट पास नहीं कर रहा, तो रेसिस्टेंस तक तो करंट पहुंचा ही नहीं, तो उसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गई, 0, यानी कंप्लीटली डायोड ने ब्लॉक कर दिया करंट को। तो नेगेटिव वोल्ट के लिए ब्लॉक कर रही है और आउटपुट सिर्फ आपको पॉजिटिव के लिए मिल रही है, फर्स्ट केस। सेकंड केस में आपको जो नेगेटिव है उसके लिए पोटेंशियल डिफरेंस मिल रहा है, पर आर जब आपका कंडक्ट कर रहा था तो आपको कुछ नहीं मिल रहा, यानी आई मीन टू से कि जब पोटेंशियल अक्रॉस दी
डायोड जो है वो ज़ीरो हो जाएगा अगर आपका रेजिस्टेंस यहाँ ज़ीरो हो जाता है। तो यानी जब कंडक्ट करेगी तो आपको आउटपुट नहीं मिल रहा, जब नहीं कंडक्ट कर रही है तो आपको आउटपुट मिल रहा है। अब मैं कुछ वीडियोस बनाऊंगी जिसमें मैं डिस्कस करूंगी कि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम दी सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू। तो अब चैप्टर वाइज वीडियो बनेगा। आई थिंक हर चैप्टर का एक ही वीडियो काफ़ी होगा। कॉन्सेप्चुअल्स का कोई एंड नहीं होता। एज मैनी कॉन्सेप्चुअल्स एज मच यू कैन प्रैक्टिस, उनको करें, वही आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। और कॉन्सेप्चुअल में ही बच्चा फंसता है। थ्योरेटिकल पोर्शन और बाकी न्यूमेरिकल्स हो जाते हैं, फिर भी फोकस अपना एनसीईआरटी पे रखिए। फोकस एनसीईआरटी पे रखेंगे तो एनसीईआरटी से ही मेजॉरिटी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वही हेल्पफुल होती है। थैंक यू।